केंद्र और त्रिकोण के स्वामी स्वयं दोषयुक्त स्वयं दोषयुक्त होने के बाद भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी स्वयं दोषयुक्त होने के बाद भी संबंध मात्र से बलवान एवं योग कारक बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी स्वयं दोषयुक्त होने के बाद भी संबंध मात्र से बलवान एवं योग कारक बनते हैं। आगे लिखेंगे, ग्रह स्वयं दोषयुक्त हो। ग्रह स्वयं दोषयुक्त हो अर्थात वो ग्रह तीसरे, छठवें, 11वें भाव तीसरे, छठवें, 11वें भाव का स्वामी हो मतलब दूसरी राशि 3, 6, 11 भाव में होगी। दूसरी राशि 3, 6, 11 भाव में होगी। तो ग्रह दोषयुक्त माना जाता है। केंद्र और केंद्रेश और त्रिकोणेश स्वयं दोषयुक्त। केंद्रेश और त्रिकोणेश स्वयं दोषयुक्त अर्थात वो ग्रह तीसरे, छठवें और 11वें भाव के भी मालिक तीसरे, छठवें और 11वें भाव के मालिक भी होते हैं। कुंभ लग्न में दशम भाव का मालिक मंगल। कुंभ लग्न में दशम भाव का मालिक मंगल ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी दूसरी राशि
उसकी दूसरी राशि मेष मेष तीसरे भाव में है। इसलिए मंगल इसलिए मंगल दोष युक्त माना गया है। ब्रैकेट पूरा। कुंभ लग्न में दशम केंद्र का मालिक मंगल, फिर जो ब्रैकेट में लिखा वो, उसके बाद में पंचम त्रिकोण के मालिक बुध, पंचम त्रिकोण के मालिक बुध की नवम भाव में, बुध की नवम भाव में युति, होने पर मंगल और बुध दोष युक्त होने पर भी मंगल बुध की नवम भाव में उपस्थिति, मंगल बुध की नवम भाव में उपस्थिति दोनों के संबंध से शुभ परिणाम देने वाली बनती है। हो गया। तो यहां समझो, तो मंगल क्या है? दशम केंद्र का मालिक है और तृतीय त्रिशराय भाव का भी मालिक है। तो केंद्र का मालिक अशुभ ग्रह होता है तो वो अशुभ फल देता नहीं है, फुल स्टॉप। तो किसी भी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी राशि कहाँ है वो देखेंगे। तो मंगल की दूसरी मेष राशि त्रिशराय भाव में है, जहां से उसको हमेशा अशुभ फल देना है, यानी मंगल यहां दोषित हो गया। अब बुध को देखो, तो बुध जो है पंचम त्रिकोण का मालिक है और वो पंचम त्रिकोण का मालिक होने की वजह से हमेशा शुभ फल देने वाला बनता है। जब भी किसी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे तो उसकी दूसरी राशि को भी देखेंगे। कुंभ लग्न में बुध की दूसरी कन्या राशि 8वें भाव में होती है, जहां से उसको अशुभ फल देना है। आगे एक सूत्र हम पढ़ें कि यदि 5वें और 9वें भाव का मालिक साथ में 6वें या 8वें भाव का मालिक बनता है तो वो 5वें का शुभ फल तो देगा, साथ में वो 8वें भाव का या 6वें भाव का अशुभ फल भी देगा, शुभ भी देगा अशुभ भी देगा। अब बुध जो है पंचम त्रिकोण का मालिक जाके बैठा नवम त्रिकोण में। भावात भावम के अनुसार पंचम त्रिकोण से गिनेंगे तो नवम भाव पंचम का पंचम है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बढ़िया योग बना देता है और बुध जिसके साथ बैठे उसके साथ हो जाते हैं। उपरांत
नवम भाव में बैठ के मंगल सातवीं दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को देखेंगे। कोई भी ग्रह अपना भाव खराब नहीं करेगा, यानी नवम भाव में मंगल बैठ के तृतीय भाव को देख रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। उपरांत मंगल की चौथी दृष्टि अपने उच्च की राशि मकर पर भी जाएगी। भाग्य भाव में बैठ के मंगल विदेश वाले भाव को देखेंगे, उच्च राशि को, तो जातक को विदेश संबंधी लाभ भाग्य को जोड़ देता है। तो यहां पर हमने देखा कि मंगल अशुभ हुआ है, दोष युक्त हुआ है, फिर भी नवम त्रिकोण में बैठ के ये दृष्टियों की वजह से अपना एक उच्च भाव है उसको बलवान करता है, और एक अपना खुद का घर है तीसरा उसको बलवान करता है। और बुध पंचम त्रिकोण का मालिक नवम त्रिकोण में बैठ के त्रिकोण भाव को बलवान करता है। इसलिए ये मंगल बुध की कुंभ लग्न में युति नवम भाव में ही ये फल अच्छा देने वाली बनती है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये मंगल बुध की युति कुंभ लग्न में नवम भाव में ही लगता है, ये सूत्र, ये हमें याद रखना है। अब तुला लग्न की बात करेंगे तो दसम केंद्र का मालिक चंद्र बन जाता है। चंद्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसकी एक ही राशि है, यानी दसम केंद्र के मालिक के लिए हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या जवाब आता है कि केंद्र का मालिक यदि शुभ ग्रह है तो वो शुभ फल देता नहीं है, फुल स्टॉप। ऋषि महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि वो अशुभ फल भी देगा, शुभ फल नहीं देता है बस। अब तुला लग्न में बुध को देखिए, तो जो बुध है वो नवम त्रिकोण का मालिक है और 12वें भाव का भी मालिक है। तो सूत्र क्या लगता है बुध के लिए कि पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण का मालिक यदि दूसरे और 12वें भाव का मालिक बनता है तो वो पंचम और नवम त्रिकोण का शुभ फल देता है। तो यहां पर बुध नवम त्रिकोण का मालिक और चंद्र दसम केंद्र का मालिक, ये दोनों चंद्र बुध की युति तुला लग्न में शुभ परिणाम देने वाली बनेगी, क्योंकि बुध भाग्येश है, हमेशा शुभ फल करना है, और चंद्र सबसे बलवान केंद्र का मालिक है। इसलिए ये चंद्र बुध का संबंध शुभ परिणाम देने वाला बनता है। ठीक है, तो ये तुला लग्न में चंद्र बुध की युति अच्छा फल देने वाली बन जाती है। तो यहां भी हमने देखा कि बुध जो है वो 12वें भाव का मालिक, जहां से अशुभ फल देना है, लेकिन वो नवम बलवान त्रिकोण का मालिक बन गया है और चंद्र के साथ युति कर रहा है, बलवान केंद्र के मालिक के साथ। इसलिए ये चंद्र बुध की युति जातक को अच्छा फल देने वाली है। अब एक तुला लग्न में एक विशिष्ट परिस्थिति होती है जो हम लिख लेंगे कि तुला लग्न में शनि
बुध गुरु, शनि बुध और गुरु तीन, शनि बुध और गुरु 10वें भाव में युति। तुला लग्न में शनि बुध और गुरु तीनों की 10वें भाव में युति। विशेष शब्द देखिए, विशेष बहुत ही ज्यादा, विशेष शुभ परिणाम लक्षी, विशेष शुभ परिणाम लक्षी बनती नहीं है। ये तुला लग्न के लिए एक विशिष्ट योग है, लिख लीजिए। तुला लग्न में 10म भाव में, तुला लग्न में 10म भाव में शनि बुध गुरु की युति, विशेष को अंडरलाइन कर लो, विशेष शुभ परिणाम लक्षी, विशेष शुभ परिणाम लक्षी बनती नहीं। विशेष यानी वो ज्यादा ही अच्छा शुभ परिणाम देने वाला, बनती नहीं। अब उसको समझे कि तुला लग्न में कई बार मैंने बताया है कि जो शुक्र के लग्न हैं वृषभ और तुला, उसमें शनि ग्रह योग कारक बनता है। अब तुला लग्न की बात करेंगे तो शनि चतुर्थ केंद्र और पंचम त्रिकोण का मालिक बनने की वजह से शनि योग कारक बन गया। योग कारक बनके शनि 10म केंद्र, बलवान केंद्र में बैठा है। उसके साथ बुध बैठा है। बुध को तुला लग्न में देखेंगे तो वो 9वें त्रिकोण और 12वें भाव का मालिक है, जहां से सूत्र के अनुसार यदि कोई ग्रह 5 और 9 का मालिक बनता है, साथ में वो दूसरे और 12वें भाव का मालिक बनता है, तो वो 5वें या 9वें भाव का शुभ फल देने वाला बन जाता है। बुध की नैसर्गिक लाक्षणिकता ये भी है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। ये 3 चीज बुध के बारे में हम याद रखेंगे। शनि योग कारक, बुध 9वें त्रिकोण का मालिक, शुभ फल देने वाला, जिसके साथ बैठे उसके जैसा हो जाने वाला। अब इसके साथ गुरु बैठे हैं, तो ये गुरु यहां देखो तुला लग्न में, पहला वो लग्ने शुक्र को अपना मित्र नहीं मानता है। दूसरा, गुरु तुला लग्न में तीसरे अशुभ भाव का मालिक भी है और 6वें अशुभ भाव का भी मालिक बन के दो अशुभ भावों का मालिक बनने की वजह से प्रबल अशुभ अकारक बन गया है। अब बुध की लाक्षणिकता देखो, जिसके साथ बैठे उसके जैसा वो हो जाता है। सामान्य तौर पर जब भी कोई योग कारक ग्रह दूसरे ग्रह से युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है, तो वो दूसरा ग्रह के साथ युति वाला जो योग है वो भी योग कारक बन जाता है। लेकिन यहां पर जो शनि है वो योग कारक तो है। पहले जो मैंने बताया कि योग कारक ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ युति करता है और केंद्र त्रिकोण में बैठ जाता है तो योग कारक बन जाता है। तो वो युति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति यदि योग कारक ग्रह के साथ केंद्र और त्रिकोण में ही हो जाती है तो वो राज योग कारक, राज योग कारक बनती है। शनि यहां योग कारक तो है, लेकिन वो प्रबल अशुभ अकारक ग्रह गुरु के साथ युति करके बैठा, इसलिए वो शब्द जो
राजयोग कारक है, उसमें से राजयोग निकल गया, सिर्फ रह गया योग कारक। वहां वो विशेष शुभ फल देने वाली युति बनी थी, वो अब सामान्य शुभ फल देने वाली बन गई। ये फर्क आता है। आ गया समझ में आपको? तो एक ये लिख ये लें जी कि तुला लग्न में शनि बुध गुरु की दशम भाव में युति केंद्रेश और त्रिकोणेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश यानी दो भावों का मालिक, केंद्रेश और त्रिकोणेश योग कारक शनि के साथ नवम त्रिकोण के मालिक बुध, नवम त्रिकोण के मालिक बुध के साथ उपरांत गुरु जो तुला लग्न में, जो तुला लग्न में तृतीय भाव और छठवें भाव का, तृतीय भाव और छठवें भाव का मालिक बन के प्रबल अकारक, प्रबल अकारक ऑब्लिक अशुभ ग्रह बना है, ऑब्लिक अशुभ ग्रह बना है। इसलिए इसलिए ये युति, इसलिए ये युति विशेष, विशेष में अंडरलाइन कर लो, विशेष शुभ परिणाम लक्षी, विशेष शुभ परिणाम लक्षी बनती नहीं है। ब्रैकेट में लिखेंगे शुभ परिणाम तो देगा लेकिन विशेष नहीं। यहां विशेष शब्द का इंपॉर्टेंस है। आ गया समझ में? चल अगला श्लोक लिखेंगे। धर्मेश, धर्मेश, धर्मेश किसको बोलेंगे? 10वें भाव को। गलत। 10वें भाव के स्वामी को नवम कर्मेश त्रिकोण। कहेंगे। नवम त्रिकोण। नहीं, 10वें धर्मेश, धर्मेश धर्मेश, धर्मेश, धर्म, धर्म। जी 9वां भाव, 9वें हाँ भाव का स्वामी धर्मेश हाँ और 10वें भाव का स्वामी कर्मेश। हाँ। तो लिखो धर्मेश या भाग्येश, धर्मेश या भाग्येश, धर्मेश या भाग्येश यानी यानी नवम भाव का स्वामी। धर्मेश या भाग्येश यानी नवम भाव का स्वामी तथा तथा कर्मेश, कर्मेश यानी दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी। दोनों दोनों एक दूसरे के भाव में होंगे, दोनों एक दूसरे के भाव में होंगे। या फिर दोनों दोनों धर्म, धर्म नवम भाव, या फिर दोनों धर्म नवम भाव या कर्म दसम भाव में, या फिर
कर्म दसम भाव में युति करते होंगे, युति करते होंगे, अथवा अथवा दोनों में से एक ग्रह, दोनों में से एक ग्रह, दोनों में से एक ग्रह उसी भाव में होंगे, उसी भाव में होंगे, तो भी तो भी योग कारक, तो भी योग कारक बनते हैं, तो भी योग कारक बनते हैं। हो गया? तो धर्मेश कर्मेश, धर्मेश और कर्मेश एक दूसरे के स्थान में होंगे, एक दूसरे के स्थान में होंगे, तो ये परिवर्तन संबंध, तो ये परिवर्तन संबंध बनता है, बनता है। जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति व्यक्ति विजयी विजयी विख्यात विजयी विख्यात होता है। हो गया? तो यहां हमें परिवर्तन नवम भाव और दसम भाव के बीच में होता है, तो परिवर्तन योग, हमेशा परिवर्तन योग आदमी को विजयी विख्यात तो बनाता ही है। तो ये उसका जो फल है, नवम और दसम यानी कर्म और भाग्य दोनों बलवान बन गए। जब भी परिवर्तन में जो भी ग्रह भाग लेते हैं तो वो बलवान हो जाते हैं। और कल जैसे रात्रि कक्षा में गुरुदेव ने बताया कि वो दोनों ग्रह एक दूसरे को सहायक बन जाते हैं, इसलिए ये युति, ये संबंध अच्छा फल देने वाली बन जाती है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में, तो पहले कर्क लग्न की कुंडली बना लो। तो यहां कौन से भावों की बात की गई है? नवम भाव और दसम भाव। तो हम कर्क लग्न में नवम भाव देखेंगे तो उसका मालिक गुरु होता है, और कर्क लग्न में दसम भाव की बात करेंगे तो उसका मालिक मंगल होता है। तो कर्क लग्न में गुरु और मंगल की दसम स्थान में युति, गुरु और मंगल की दसम स्थान में युति शुभ परिणाम देने वाली, शुभ परिणाम देने वाली
बन जाती है। हो गया। तो ये क्या हो गया कि कर्क लग्न की बात करेंगे तो सब सूत्र अप्लाई करना है। मंगल की बात कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करो। तो मंगल चतुर्थ, चतुर्थ क्या, दसम केंद्र का मालिक अशुभ ग्रह अशुभ फल देता नहीं है। तो किसी भी ग्रह का मूल्यांकन करेंगे, दूसरी राशि देखेंगे, वृश्चिक राशि पंचम त्रिकोण में है जहां से उसको हमेशा शुभ फल देना है। यानी मंगल यहां शुभ फल देने वाले बन गए। एक और सूत्र लगेगा, जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक एक ही साथ बनता है वो योग कारक बन जाता है। तो यहां मंगल दसम प्रबल केंद्र का मालिक और पंचम त्रिकोण का मालिक बन के योग कारक ग्रह बन गया। अब वो मंगल को कहां बिठाया है? दसम भाव में। तो मंगल की स्थिति अब देखो, एक तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि के हो गए, मेष राशि के, वहां का फल उनको पहले त्वरित देना है 75%। दूसरा, वो जो मेष राशि दसम भाव में है वो दक्षिण दिशा है, यानी यहां पर मंगल ने स्थान बल भी प्राप्त कर लिया है। यानी मंगल यहां पर पूर्ण योगकारी स्थान बली होके बहुत बलवान हो गए, बलवान केंद्र के मालिक भी हो गए। ये पूर्ण योगकारी बलवान मंगल हो गया। उसके साथ गुरु की बात कर रहे हैं, दसम भाव में गुरु। गुरु यहां नवम त्रिकोण का मालिक भाग्येश है और गुरु यहां छठवें भाव का भी मालिक है। तब क्या करेगा वो? तो 5 और 9 का मालिक यदि 6 8 का मालिक बनेगा तो वो ग्रह 9 का शुभ फल और 6 का अशुभ फल भी देगा। यानी गुरु पेट के दर्द भी देने वाला बनता है। गुरु नवम त्रिकोण का मालिक शुभ फल देने वाला है, धन का कारक है, विद्या का कारक है, धन देगा, विद्या देगा, भाग्य का मालिक है, वहीं का कारक है। और वो बैठा है अपने से दूसरे भाव में, यानी भाग्य का धन, यानी भाग्य में भाग्य का मालिक धन का कारक अपने से दूसरे भाव में बैठ के धन भाव को ही देखेगा। धन का कारक भाग्य का मालिक जब धन भाव को अपनी मित्र राशि सिंह राशि को देखेगा, जातक को धनवान भाग्यवान बना देगा। यहां तक समझ में आ गया? अब गुरु पंचम भाव जो है विद्या संतान उसका भी कारक है, उसी का मालिक जो देखेंगे तो वो तो पूर्ण योग कारक है, बलवान होके बैठा है। उसके साथ उसका कारक गुरु शुभ ग्रह नैसर्गिक और नवम त्रिकोण का मालिक होके शुभ फल देने वाला है, वो भी उसके साथ युति कर रहा है। जातक को संतान और विद्या का सुख भी देने वाला बन जाता है। इसलिए कर्क लग्न में गुरु और मंगल की दसम भाव में युति शुभ परिणाम लक्षी बन जाती है। अब ये गुरु की पांचवी दृष्टि हमने देख ली। सातवीं दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव को देखेंगे। जो मंगल है चतुर्थ भाव का कारक है, पूर्ण योगकारी है, वो भी देख रहा है। इसलिए जात वहां शुक्र की राशि है। तो ये मंगल और गुरु की युति जातक को भूमि भवन, गुरु जो है प्रेम का कारक है, मातृ भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि सातवीं अमृतमयी होती है, माता का सुख देंगे। भूमि का कारक मंगल उधर भी देख रहे हैं, भूमि का सुख भी देंगे, वाहन का सुख भी देंगे। ठीक है। अब
नौवीं दृष्टि से ये गुरु देख रहे हैं अपनी ही धनु राशि को। कोई भी ग्रह अपना घर खराब नहीं करेगा। तो छठवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं? रोग, शत्रु, ऋण। अब ये गुरु जो है अमृतमयी दृष्टि करेंगे, शुभ करने, अपना ही घर है वहां देख रहे हैं। तो गुरु स्वयं पेट दर्द के कारक हैं, वहां के मालिक है। करना है रोग, और रोग की फैक्ट्री के मालिक भी है, तो पेट के दर्द तो देंगे। साथ में शत्रु भाव को देख रहे हैं। गुरु मैनेज करने वाले होते हैं, इनके पास विजडम है, ज्ञान है और भाषा है, व्याकरण है, तभी तो वो गुरु कहलाते हैं। वो देख रहे हैं, तो वो अपने शत्रु को अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपने मैनेज करने की क्षमता से शत्रु को परास्त कर देंगे। मंगल की दृष्टि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो जरूरत पड़ने पर, अरे भाई गलती हो गई, जाने दो, मुझे माफ करो, छोड़ो, मुझे ये झमेला आगे नहीं पड़ा है, इसको खत्म कर दो, जो हुआ सो हुआ, मैं भूल जाता हूं, आप भी भूल जाओ, जाने दो, करके वो अपने शत्रु को परास्त करने वाले शत्रुहंता बन जाएंगे। अब ऋण की बात करेंगे। गुरु धन का कारक है, मैनेज करने वाला, ऋण भाव है, खुद का है। यदि जातक का ऋण हो भी गया तो ये मैनेज करके ऋण भी जल्दी से चुका देंगे। आ गया समझ में? तो ये कर्क लग्न में दसम भाव में गुरु और मंगल की युति इस प्रकार धन देती है, पुत्र का, संतान का सुख बहुत ही अच्छा देगी, मातृभूमि से प्यार, माता से प्यार, भूमि भवन का सुख देगी, उपरांत शत्रुओं को परास्त करके, कर्ज खत्म करके सुखी बना देगी। थोड़ा बहुत रोग इनको होगा, क्योंकि वो रोग भाव के मालिक है, उसी को देख रहे हैं। तो पेट के दर्द, ऐसी समस्या इनको हो सकती है। आ गया समझ में? चलो, अब नवम भाव के मालिक की और दसम भाव के मालिक की युति नवम भाव में ही रख दो, यही कर्क लग्न में ही। तो क्या हो जाएगा? कर्क लग्न में नवम भाव में दसम का मालिक कौन है? मंगल। और नवम का मालिक कौन है? गुरु। तो सबसे पहले तो एक ये आ गया कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठता है तो अच्छा है। दूसरा, भाग्येश गुरु भाग्य में स्वगृही हो गया। भाग्य भाव में गुरु का बैठना जातक को बहुत ही भाग्यशाली बना देता है। अब दसम कर्म भाव का मालिक मंगल मित्र की राशि में बैठ गया, जो कि योग कारक है, और पंचम त्रिकोण का मालिक बन के नवम भाव में बैठ गया। यानी ये मंगल गुरु की युति भी नवम भाव में बहुत अच्छा फल देने वाली बन जाती है। अब यहां से जो गुरु की दृष्टि है, पांचवी दृष्टि कर्क राशि पर देह भाव पर जाएगी। जहां गुरु की उच्च की राशि है, जातक को थोड़ा मेदस्विता देगी, लेकिन पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बना देगा। कर्क राशि में वो गुरु की उच्च की राशि है, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, आसपास में उसकी इज्जत बहुत सुंदर होगी। अब ये गुरु यहां से सातवीं दृष्टि से पराक्रम और छोटे भाई बहन को देखेगा, आस पड़ोस को देखेगा, आसपास में इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता भी रहेगा। और नौवीं दृष्टि से ये गुरु पंचम त्रिकोण को देखेंगे, जहां के वो कारक भी है। तो जातक को संतान, पुत्र सुख, क्योंकि वो मंगल है,
मालिक, वो भी यहां बैठा है और गुरु स्वयं उसको देख रहे हैं। तो ये जातक को ज्यादातर इनके पुत्र संतान, पहला संतान तो पुत्र होगा, उसका भी सुख अच्छा दे देंगे। मंगल उसका मालिक है। पुत्र भी इनके बहुत अच्छे से साहसिक भी होंगे। और गुरु उसी भाव के विद्या के कारक है, उस भाव के मालिक के साथ बैठे। पुत्र भी पढ़ाई वाले, अच्छी पढ़ाई करके भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी पुत्र विद्या और उसका भाग्य जुड़ा हुआ है। बेटे बेटी पढ़े लिखे भाग्यवान साबित होने वाले हैं। आ गया समझ में? चलो, अब तुला लग्न की बात करेंगे। तो तुला लग्न की कुंडली बना लो। तो तुला लग्न में बुध और चंद्र की नवम भाव में युति, क्योंकि धर्म और कर्म के मालिक यदि नवम भाव में होंगे तो भी शुभ फल देने वाले हैं। तो तुला लग्न में हम समझेंगे बुध और चंद्र की युति। तुला लग्न में नवम भाव में बुध और चंद्र की युति। तो सबसे पहला क्या आ गया कि नवम त्रिकोण का मालिक बुध नवम त्रिकोण में बैठ गया, वो भाग्येश भी है। भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना जातक को बहुत ही भाग्यशाली बना देता है। दूसरा, दसम केंद्र का मालिक नवम त्रिकोण में चंद्र बैठ गया। अब बुध की नैसर्गिकता क्या है? वो जिसके साथ बैठे उसके जैसा हो जाएंगे। तो वो बलवान केंद्र का मालिक के साथ बैठा है, उसके जैसा हो जाएगा। तो ये भी हम जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति यदि केंद्र और त्रिकोण में हो जाती है तो राजयोग कारक बन जाती है। बुध यहाँ भाग्य से, चंद्र यहाँ कर्म है। तो ये जातक जो भी कर्म करेगा उसमें उसको भारी सफलता हासिल होने वाली है। बुध वाणी का और व्यवसाय का कारक होता है। चंद्र कर्म है। तो जातक जो भी वाणी संबंध कोई व्यवसाय कर देगा उसमें उसको सफलता मिलने वाली है। वैसे तो चंद्र दशम कर्म का मालिक है, जो भी कर्म करेगा शांति से उसमें उसको सफलता हासिल तो होने वाली ही है। तो तुला लग्न में ये चंद्र बुध की नवम त्रिकोण में युति भी शुभ परिणाम लक्षी बनती है। अब मकर लग्न की बात करेंगे। तो मकर लग्न की कुंडली बना लो। तो मकर लग्न में दसम भाव का मालिक कौन बनता है? बुध। वो नवम भाव का, हाँ, नवम भाव का मालिक कौन बनता है? बुध। कन्या राशि। हाँ, वो दसम भाव में है, यानी तुला राशि में बुध है। और दसवें जो शुक्र है वो बैठा है भाग्य भाव में। तो शुक्र कैसे हो गए? कन्या राशि में नीच के हो गए। और बुध क्या है? भाग्य भाव का मालिक है, अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या है, भले शुक्र नीच के हैं, एक मिनट,
तो क्या हो गया कि नवम त्रिकोण का मालिक दसम भाव में बैठ गया, दसम केंद्र का मालिक शुक्र नवम भाव में बैठ गया, यानी नवम भाव और दसम भाव के बीच परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन में जातक को विजयी और विख्यात बना देता है। अब देखो शुक्र क्या हो गया, नीच का। प्रश्न उठना चाहिए कि नीच का शुक्र, तो सूत्र क्या है, सब सूत्र लगाएंगे कि मकर लग्न में, यानी शनि के लग्न में, चाहे वो मकर है या कुंभ है, शुक्र योग कारक बन जाता है। योग कारक ग्रह मैंने आगे बताया था कि जब वो 6, 8, 12 में बैठ जाता है, 3, 6, 11 में बैठ जाते हैं, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह अशुभ भाव में जाएगा तो उसके शुभत्व में कमी आती है, लेकिन वो अशुभ करता नहीं है। यहां शुक्र भले नीच के हो गए, अशुभ करने वाले नहीं बने हैं, वो योग कारक ही हैं, शुभत्व में कमी आई। लेकिन साथ में परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह उच्च के ग्रह जैसा फल देते हैं। यहां पर बुध और शुक्र का परिवर्तन है। शुक्र की 7वीं दृष्टि जा रही है तृतीय भाव मीन राशि, जो उसके उच्च की है। शुक्र जो है वो ऐश्वर्य देता है, सभी प्रकार के सुख, सगवड़, मौत, शौक, पैसा, कीर्ति, वो ऐश्वर्य अपनी उच्च राशि को तीसरे भाव से देखते हैं, यानी वो पराक्रम भाव को, यानी जातक अपने साहस पराक्रम से ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला बन गया, वहां उसकी उच्च की राशि है, परिवर्तन में भाग लिया है, उसका शुभत्व खत्म नहीं हुआ है। कर्म और भाग्य का परिवर्तन होता है तो कर्मस्थान भी बलवान होता है, भाग्य भाव भी बलवान हो जाता है। तो जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त करके व्यक्ति विजयी विख्यात बनने वाला है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो, तो ये भी लिख लें कि तुला लग्न में, तुला लग्न में बुध चंद्र की, वो तो लिख लिया ना, तुला लग्न में बुध चंद्र की नवम भाव में युति शुभ परिणाम देती है, वो लिख लिया ना। मकर लगन लिखवाना भाई जी। हाँ चलो, मकर लग्न में लिख लो। मकर लग्न में, मकर लग्न में, मकर लग्न में नवम भाव का मालिक बुध, नवम भाव का मालिक बुध दसम भाव में होगा, दसम भाव में होगा, और दसम भाव का मालिक शुक्र, दसम भाव का मालिक शुक्र जो कि पंचम त्रिकोण, पंचम त्रिकोण और दसम केंद्र का मालिक बनके, जो कि पंचम त्रिकोण और दसम केंद्र का मालिक बनके पूर्ण योगकारी हुआ है, पूर्ण योगकारी हुआ है। वो शुक्र नवम भाव में, वो शुक्र नवम भाव में होगा तो भी, तो भी ये योग, ये योग शुभ परिणाम, शुभ परिणाम लक्षी, शुभ परिणाम लक्षी
बन जाता है। यहां पर यहां पर भाग्येश भाग्येश और कर्मेश का भाग्येश और कर्मेश का परिवर्तन योग हुआ। भाग्येश और कर्मेश का परिवर्तन योग हुआ। इसलिए परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के सहयोग से शुभ फल शुभ फल उच्च के ग्रह जैसा फल उच्च के ग्रह जैसा फल देते हैं। इसमें इसमें शुक्र शुक्र संपूर्ण योग कारक ग्रह है। जो जो नीच का हुआ तो उसके शुभत्व में थोड़ी सी कमी थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन लेकिन वो अशुभ तो अशुभ तो बनते ही नहीं है। लेकिन वो अशुभ तो बनते ही नहीं है। ठीक है। हो गया। अब एक और सूत्र भी लगेगा कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक यदि केंद्र और त्रिकोण में होता है तो शुभ फल देता है। तो यहाँ शुक्र का भी यही है, पंचम त्रिकोण का मालिक है, दशम केंद्र का मालिक और नवम त्रिकोण में बैठा है ना, तो वो शुभ फल देता है। चलो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली बना तो जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। कुंभ लग्न में कुंभ लग्न में शुक्र दशम भाव में है। कुंभ लग्न में शुक्र दशम भाव में है। लेकिन लेकिन मंगल नवम भाव में नहीं है। लेकिन मंगल नवम भाव में नहीं है। तो क्या स्थिति होती है? तो कुंभ लग्न अपना हाँ, कुंभ लग्न में शुक्र कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने।
योग कारक है भाई जी। योग हाँ, कारक। योग कारक ग्रह है, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह बना है। और वो नवम त्रिकोण भाग्य का मालिक है और बैठा है कर्म भाव में। कर्म और भाग्य जुड़ गए। शुक्र ऐश्वर्य देने वाला, योग कारक, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह। तो कुंभ लग्न में भले मंगल कर्म भाव का मालिक नवम भाव में नहीं ही बैठा है, फिर भी यदि ये शुक्र चतुर्थ केंद्र और नवम त्रिकोण का मालिक बन के दसम केंद्र में बलवान में बैठ जाएगा, तो ये शुक्र जातक को योग कारक फल देने वाला बनता है। आसानी से समझ सकते हैं इसको तो, क्योंकि केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है और बैठा है केंद्र में। अब वहां से शुक्र सातवीं दृष्टि से अपनी ही वृषभ राशि को देखेंगे। भूमि, भवन, माता, हृदय की शांति, क्योंकि ये शुक्र योग कारक है, हमेशा शुभ फल देने वाला है। वहां देख रहे हैं अपना ही घर है, तो ये अब वो माता भाव का मालिक है, शुक्र है, तो माता भी इनकी पर्सनालिटी सौंदर्यवान होगी, माता अट्रैक्टिव होगी, घर इनका सुंदर होगा, सुशोभित होगा। जो क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं ना, वैसा आर्टिस्टिक घर होगा, बढ़िया सा सुंदर। लेटेस्ट मॉडर्न हाउस जो होते हैं ना, हाँ, उसमें वैसा सारी उसका घर फैसिलिटी होगा, होती है। वैसा हाँ। उसका व्हीकल होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ मौज, शौक, भोग विलास, ऐश्वर्य के कारक पूर्ण योगकारी होके अपने ही घर को देख रहे हैं, तमाम प्रकार का सुख देंगे। भूमि, भवन, माता, वाहन, हृदय की घर शांति। घर में हर एक चीज जो लगी होगी ना, वो ब्रांडेड और लेटेस्ट आर्टिस्ट उसमें बनी आर्टिस्टिक हुई। में, सौंदर्य में हाँ, हर एकदम चीज में उत्तम। जो है अलग से दिखेगा वो। हाँ देखते ही आदमी के मन को भा जाए ऐसा घर होगा। और हाँ लेटेस्ट महंगी गाड़ियां। हाँ, घर का रंग रोगान इत्यादि भी बहुत सुंदर होगा, आर्टिस्टिक होगा कि यार ये कलर्स की सिलेक्शन किसने किया, ऐसा। तो चलो ठीक है, यहां तक आज सबको समझ में आ गया। और माँ भी जो है मॉडर्न विचारों की होंगी, और हाँ। सुंदर भी, अट्रैक्टिव भी। हाँ, सही है।